हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को हमने स्टार्ट कर था, गांधीन एरा का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज से हम स्टार्ट करने वाले गांधी जब इंडिया पे आ चुके थे 1915 में, उसके बाद जो उन्होंने कहाँ से काम करना स्टार्ट करा था वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ऐसे तो हम इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, जब हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 की तैयारी कर रहे थे। वो सभी वीडियोस आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री की वहाँ पे मिल जाएंगी। सिर्फ 10 वीडियोज़ हैं, 10 वीडियोज़ में पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर कर ली थी। लेकिन अब ये जब हमने एसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो हमारे पास क्लास 4 की जब हम तैयारी कर रहे थे 10 वीडियो में हमने पूरा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कवर कर लिया था। बट जब हम अभी जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं 7 से 8 वीडियोस कवर हो चुकी हैं। अभी तक हमारा मॉडर्न ही चल रहा है, मॉडर्न ही खत्म नहीं हो रहा। तो यानी कि आप समझ सकते हो ये थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा और नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। आपको शॉर्ट में खत्म करना चाहते हो ये वाली 10 वीडियोस देख लेना, सारी हिस्ट्री पे खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो की बात करें, गांधी एरा हम पढ़ चुके थे 1915 में। गांधी जी हमारे इंडिया में आ जाते हैं वापस हमेशा के लिए 9 जनवरी। तो एनआरआई डे भी सेलिब्रेट करा जाता है, आते आश्रम बनाया था, आप सभी को पता होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए 3 जो है स्टार्टिंग में इंसिडेंट होते हैं। चंपारण सत्याग्रह हमारे पास आता है, अहमदाबाद मिल मूवमेंट आता है और खेड़ा सत्याग्रह आता है। इन तीनों को पढ़ना है, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करनी है आज के हमने इस वीडियो में। और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं तो हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण मूवमेंट, ये था क्या वो आपको समझना है। ईयर कौन सा था ये वाला, 1917 था चंपारण मूवमेंट वाला ईयर, इतना आपको समझ आ गया। अब चंपारण ये है कहाँ पर है, बिहार में है। अब ये इशू क्या था, एग्जाम में था चंपारण मूवमेंट वाज रिलेटेड टू इंक्रीज टैक्सेस, इंडिगो कल्टीवेशन, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, ये इंडिगो कल्टीवेशन से जुड़ा होता है। इंडिगो मतलब नील की खेती करनी होती थी, उससे रिलेटेड एक विवाद था। वो हम समझेंगे क्या सिस्टम था वो पूरा वाला। यहाँ पर होता क्या था एक्चुअली में, अंग्रेज़ों के ब्रिटिशर्स की बात करें, वो हमारे इंडियंस को फोर्स करते थे कि आप अपने ज़मीन के कुछ हिस्से में आप क्या करो, नील की खेती करो, इंडिगो की खेती करो, जो कपड़े डाई करने के काम आता है। नील उसकी हम बात कर रहे हैं। आपने इसकी खेती करनी है तो आपने क्या करना है, वो खेती वगैरह करवा दी उनसे, और फिर वो इंडिया से लेकर तो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में अपने वापस जो इंग्लैंड ब्रिटेन वगैरह में बाकी कंट्रीज़ में, चाइना वगैरह हो गया, यूएसए हो गया, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहेंगे और अपना पैसा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते रहेंगे। ये सिस्टम था उनका। अब स्टार्टिंग में हुआ क्या, ये पंच कठिया सिस्टम लेकर आए थे। पंच कठिया सिस्टम क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कठिया जो आपको दिख रहा होगा नहीं, पंच कठिया, फिर 3 कठिया फेमस हुआ था। कठिया होता क्या एक्चुअली में, यहाँ पर यूनिट होती है ना, मेजरमेंट की यूनिट होती है, जो जहाँ आप लैंड मेजरमेंट करते हो, कनाल, बीघा, एकड़ कई तरह की होती है। तो 1 बीघा जो है उसमें 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। अगर मान के चलो आपके पास जो है वो 1 बीघा की ज़मीन है, आपके पास मान के चलो 1 बीघा की ज़मीन है, 1 बीघा में कितने कट्ठा आ गया, 20 कट्ठा आ गया। आपको कहा गया स्टार्टिंग में जो सिस्टम आया था, पंच कट्ठे सिस्टम की बात करूँ, ये जो 20 कट्ठा सिस्टम है ना, 20 पार्ट है ज़मीन के, 20 टुकड़े कर दिए अपने ज़मीन के। वो जो 20 टुकड़े थे उसमें से 5 टुकड़ों में आपने क्या करना है, आपने इंडिगो की खेती करनी कंपलसरी है। और इसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में करवाएंगे, आपको पैसे भी दिए जाएंगे इसके लिए। ये पंच कट्ठे सिस्टम था। अब इंडिगो का था क्या, लेकिन इंडिगो को एक बार आपने लगाना स्टार्ट कर दी, उसकी खेती करना स्टार्ट कर दी, आपकी जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उस पर सही से उपज नहीं हो पाएगी आने वाले टाइम पे। यानी कि ज़मीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम पे। एक बार कर दिया ठीक है। और पानी को एक्सेस डिमांड थी, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था। अब लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में था कि कुछ लोग खुश भी थे कि हमें पैसा तो मिल रहा है, क्या करना है। लेकिन पंचकट्ठे सिस्टम का काफ़ी सारे जो लोगों ने विरोध किया था, हम बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स ने विरोध करना स्टार्ट करा। और लास्ट में जाकर रेजोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन क्या मिला, चलो पंचकट्ठे सिस्टम खत्म करते हैं, हम 3 कट्ठे सिस्टम लाते हैं। और जो पढ़ते हो बुक्स में वो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 3 कट्ठे सिस्टम की कहानी से स्टार्ट कर दो कि 3 कट्ठे सिस्टम था। एक्चुअली में 3 कट्ठे से भी पहले 5 कट्ठिया था, फिर उसको लोकल लीडर्स ने अपोज करा था, फिर जाके 3 कट्ठे सिस्टम आया था। अब 3 कट्ठे सिस्टम भी वही हो गया कि आपने क्या करना है, ज़मीन के 20 टुकड़े, 20 टुकड़ों में से अपने 3 टुकड़ों में आपने क्या करना है, 3 टुकड़ों में आपने, लेकिन 3 कट्ठा में आपने क्या करना है, आपने इंडिगो की खेती करनी ही करनी है। बाकी चाहे छोड़ दो, बाकी जो मर्जी करो 17 पार्ट में, लेकिन 3 हिस्सों में आपने क्या करना है, आपने इंडिगो या नील को उगाना ही उगाना है, इतना आपको काम करना ही करना है। और उसके बदले में आपको पैसे भी देंगे, ऐसे नहीं कि फ्री में कराएंगे। कुछ लोग तो ऐसे खुश थे कि हाँ ठीक है हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन कुछ लीडर्स अभी भी ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे अभी भी, क्योंकि ज़मीन इनफर्टाइल हो रही थी। एक बार पैसे मिल रहा है, बाद तो ज़मीन खराब हो जाएगी, तो ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो रही थी। कुछ जो लोकल जो किसान पीजेंट्स बोल सकते हो, लीडर्स बोल सकते हो, वो अभी भी इसको अपोज कर रहे थे, किसको, 3 कट्ठे सिस्टम को। अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा था, आने वाले टाइम पे और पंगा पड़ जाएगा, देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या राजकुमार शुक्ला जो थे एक लीडर थे, इससे पहले की कहानी आपको सुना दो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा।
अभी तक जब 3 कट्ठे सिस्टम आया तो लीडर्स जो थे, अभी ये नहीं थे उस टाइम पे, उससे पहले जो स्टार्टिंग जो लीडर्स थे वो सारे खुश थे कि हाँ ठीक है पैसा वगैरह मिल रहा है, और 5 कट्ठे से 3 कट्ठिया हो गए। काफ़ी टाइम तक चलता रहा सब कुछ ये। तो लेकिन जाते जाते हुआ क्या, ये 1800, 1850, 1900 तक चलता रहा। 1915 में क्या होता है, जर्मनी की बात करें, वो आर्टिफिशियल डाई की डेवलपमेंट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल डाई डेवलपमेंट कर लिए, उसके जो रेट था वो भी बड़ा चीपर था। जो इंडियन मार्केट में हम उगाते थे नील, जब उसको बाहर बेचा जाता था, उसके कंपैरिजन में ये जो आर्टिफिशियल डाई था सस्ता पड़ रहा था। अब ऑब्वियसली जब वो सस्ता पड़ रहा है तो यहाँ पे अंग्रेज क्या करेंगे, जहाँ पे जितना पैसा वो दे रहे थे इंडिगो की खेती उगाने के लिए, अब वो थोड़ा रेट कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है अब हमारे पास आर्टिफिशियल डाई भी आ चुका है, हम वहाँ से परचेज करने में सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन इंडिया का भी करवाना है। तो यहाँ पे रेट वगैरह भी कम कर दिए थे। अब किसानों को हो गया था कि भाई जिस रेट में पहले मिल रहा था अब वो रेट हमें क्यों नहीं मिल रहा, और कभी कभी पैसे भी नहीं दिए जा रहे, फ्री में वो खेती करवाई जा रही है। क्यों वो सब क्यों हो रहा था, क्योंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई का जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी थी। अब इतना ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं था इंडिया से, इंडिया पे प्रेशर डालो कोई सिस्टम नहीं है। अब जरूरी नहीं कि पैसे दोगे तभी काम होगा, ऐसे भी चल जाएगा, कम पैसे से भी काम चल जाएगा। जब पे राजकुमार शुक्ला की बात की, जब वहाँ पे एक लोकल लीडर थे, उन्हें बताया जाता है किसी के द्वारा कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने अफ्रीका में क्या क्या काम करे थे, वो सब कुछ उनको बताया जाता है राजकुमार शुक्ला को। और उनके साथ एक और होते हैं, यहाँ पे आपके नाम लिखा हुआ यहाँ पे मैंने, जब गांधी जाकर रहना स्टार्ट किया तो संत राउत की बात कर रहे हैं। ये राजकुमार शुक्ला याद रखना कि एग्जाम में ये आता है कि किसने बुलाया था गांधी जी को चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ला ऑप्शन आता है, वो आपको टिक करना है। अब आपको पता है कि गांधी जी यहाँ पर आ गए थे। 1916 में एक सेशन भी हुआ था, आईएनसी के कई सारे सेशन हुए थे। 1916 वाले सेशन में गांधी जी भी वहाँ पर थे, दिसंबर के मंथ में चल रहा था वो सेशन। अब राजकुमार शुक्ला को वहाँ के जो दो लोकल वकील भी होते हैं, जो कि मतलब जैसे होता है ना कि मतलब इंसानियत के लिए काम करना, अपने वहाँ के लोगों के लिए काम करना, उसमें एक राजेंद्र प्रसाद भी थे हमारे। तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद यहीं पे मिले थे महात्मा गांधी को, इसी मूवमेंट के टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, वो भी इनको राजकुमार शुक्ला जी को बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप जाओ गांधी जी से मिलो, और आपको गांधी जी के बारे में तो ऑलरेडी पता है, अभी वो सेशन में है, वो 1916 का सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आएंगे, मीटिंग में आएंगे, आप उनसे जाके मिलो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो यहाँ पर आएँ, चंपारण में आए, यानी कि बिहार में चंपारण में आएँ, और यहाँ पे आके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अब राजकुमार शुक्ला और संत राउत जो है वो जाते हैं गांधी जी के पास में, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर आइए, तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। तो गांधी जी यहाँ पे, फिर गांधी जी इनके साथ कब आते हैं, चंपारण आते, कब आते हैं, 10 अप्रैल 1917 को, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी चंपारण में आ जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा, इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। हालांकि इसमें ऑफिशियल वर्ड्स नहीं यूज़ करे गए थे, बट इसको कहा जाता है कि ये भी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी थी इसके लिए कि यही है हमारे पास फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे हुआ कि गांधी जी जब यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों को था कि भाई ये यहाँ पे कैसे आ गए, उनके बारे में पता था। तो गांधी जी को बुलाया गया, कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, तो अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो ठीक है, वरना आपको जेल कर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, यानी कि उनकी बात को इनकार कर देते थे गांधी जी। तभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है कि इनकी बातों को मना कर देते गांधी जी, कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं यहाँ के लोगों के लिए उनका सोल्यूशन निकाल के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाने वाला। गांधी जी को कोई जेल भी होती है, वापस छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी यहाँ पर होता है, आप कह सकते हो। 10 अप्रैल 1970 को गांधी जी यहाँ पर आते हैं। स्टार्टिंग में संत राउत की बात करें, गांव कौन सा है, अमोलवा विलेज, वहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं, बाद में आश्रम वगैरह भी बनाते हैं। मेन पर्पस क्या होता है, एक जगह है जहाँ से उन्हें सारी सिचुएशन को संभालना है ना, तो वो मेन अपना हेडक्वार्टर बनाना है, मतलब ऐसे मान चल सकते हो। बाद में वो आश्रम भी बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गांधी जी आते क्या करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं। सिग्नेचर कैंपेन में राजेंद्र प्रसाद भी नाम, आपने जो वकील के बारे में बात करा, एक वकील और थे, और भी इस तरह के नाम थे जो सिग्नेचर कैंपेन में जुड़े हुए थे। सिग्नेचर साइन वाले सिग्नेचर होता है ना, वो कैंपेन गांधी जी यहाँ पे चलवाते हैं। अब सिग्नेचर कैंपेन में होता है कि गांधी जी बोलते हैं, जो अपनी टीम बनाई होती है उन टीम को बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप पूरे गांव में घूमो, चंपारण में घूमो, एक एक आदमी की, एक एक किसान की बात सुनो वो क्या कह रहे हैं, और जब वो बात बोलेंगे स्टेटमेंट लेने के उनके साइन भी करवाते जाना। एक फाइल हमने तैयार करनी है। तो पूरे वहाँ पे घूमते हैं, एनालिसिस करते हैं गांधी जी। ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी कुछ भी नहीं करते थे, खाली जाते तो काम खत्म हो जाता था। प्रॉपर वे में आज के टाइम पे मीटिंग होती है कि कुछ हो गया, सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग बैठी थी, कैबिनेट की मीटिंग बैठती है, उस तरह से वो भी सारे काम कर रहे थे। मीटिंग बिठाते थे, मतलब बातचीत करते थे, टीम बनाते थे, काम के लिए भेजते, टीम बना के भेजा कि तुम सिग्नेचर कैंपेन चलाओ, सबकी बातों को रिकॉर्ड करो, स्टेटमेंट लो, साइन करवाते जाओ। 8000 इंडिगो कल्टीवेटर की स्टेटमेंट दी गई थी इस टाइम पे, और 4000 फाइलें वहाँ पर तैयार हुई थी, और सब कुछ काम क्लियर हो गया। गांधी जी ने अंग्रेजों के मुंह पे फाड़े, ये लो 4000 फाइलें हमारी जो है ये हमने साइन करवा कर ले लिए, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, अब आप जाके देखो। अब जब इतना बड़ा केस सामने आ गया था, और सबसे बड़ी बात है गांधी जी, आपको पता है नॉन वायलेंस, झगड़ा वगैरह कहीं पे नहीं हुआ, बड़े आराम वाले तरीके से, बड़े मज़े से उन्होंने ये सारा काम भी कंप्लीट कर लिया, और अंग्रेज़ों के सामने फाइल भी रख दी, तो हमारी फाइलें, अब आप देखो क्या करना है।
अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फाइल लेके जाएंगे, पूरे प्रॉपर वे में सब कुछ साइन वगैरह हैं और कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई है, तो हाँ एक इंप्रेशन भी पड़ जाता है गांधी जी का अच्छा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बंदा सही काम कर रहा है, नॉन वायलेंस वगैरह चल रहा है सब कुछ, कहीं पर लड़ाई वगैरह नहीं हुई है, हम बात सुन लेते हैं। और सुनने के बाद क्या होता है, फाइल्स वगैरह देखने के बाद क्या होता है, एक इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। इंडिगो कल्टिवेशन की बात कर रहे थे ना, तो इंडिगो कमीशन बनाया जाता है, इसमें गांधी जी को भी एक मेंबर रखा जाता है, उसमें गांधी जी भी एक मेंबर रहते हैं इंडिगो कमीशन में। फिर बाद में चंपारण एग्रीगेट एक्ट आता है, 4 मार्च 1918 को ये एक्ट आता है, जिसके बाद क्या होता है, 3 कट्ठे सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला मूवमेंट यहाँ पे इंडिया में आने के बाद हुआ था, वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्लियर हो गया। गांधी जब इंडिया में आए थे, पहला मूवमेंट कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट था। मेन किसको अबॉलिश करना था, 3 कट्ठे सिस्टम को अबॉलिश करना था। ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। किसने बुलाया था गांधी जी को, ये राजकुमार शुक्ला, अपने नाम देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड मूवमेंट की बात करते हैं, वो है अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद मिल मूवमेंट ईयर याद रखो 1918, ये 1917 हो गया, आगे 1918 आ गया। ये किससे जुड़ा हुआ था, कॉटन की इंडस्ट्री से। आगे समझाता हूँ क्या था सिस्टम यहाँ पे। कॉटन की इंडस्ट्री थी, अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। कॉटन की इंडस्ट्री थी, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो चुकी थी, और कॉटन इंडस्ट्री के अच्छी तरह से काम करने के कारण, डेवलपमेंट के कारण क्या था, वो जो पूरा एरिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे चल चुका था। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी बड़ी तरीके से बढ़ चुका है, वहाँ पे कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। एक इंडस्ट्रियल टाउन वो बन चुका था, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे 1917 में बात करें, प्लेग जैसी बीमारी आ चुकी थी। अब प्लेग जैसी बीमारी आ गई तो कई लोग मरते जा रहे थे वहाँ पे, ऑब्वियस बात है, इतनी बड़ी बीमारी थी, महामारी थी, तो लोग मरेंगे वहाँ पर। अब कई सारे लोग जो थे, वो जो यहाँ पे कॉटन की जो मिल्स थी, वहाँ पे काम करने लोगों ने छोड़ दिया। कुछ लोग काम वहाँ से भाग रहे थे, मतलब वहाँ पे काम नहीं करने, इतनी बड़ी बीमारी यहाँ पे फैल गई है, तो यहाँ पे काम कैसे करने से निकलना ही बेहतर रहेगा। अब इनको इतना प्रॉफिट वहाँ से हो रहा है कॉटन की इंडस्ट्री से, अचानक से बंद तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को बोनस देना स्टार्ट कर दिया कि आपके सारे चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे आप हमारे कॉटन इंडस्ट्री पे काम करोगे, आपको बोनस भी मिलता जाएगा, जैसे इंसेंटिव बोलते हैं उस तरह से आपको वो भी मिलता जाएगा, काम करोगे तो आपको प्रॉफिट रहने वाला है। अब बोनस की बात आ गई है तो सबके लिए तो बेनिफिट ही रहने वाला है। सबने कहा कि चलो जो भी है ज्वाइन करते, बोनस तो मिल रहा है, पैसा तो आ रहा है, तो वर्कर्स ने वहाँ पर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ सही से चल रहा था, हालांकि बीमारी तो थी अभी भी, लेकिन आते क्या होता है 1918 में क्या होता है, ये प्लेग वाली बीमारी खत्म हो गई। 1917 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में बीमारी खत्म हो गई। अब जब बीमारी खत्म हो गई तो उनको क्या था कि भाई हमारी कॉटन की इंडस्ट्री चल रही है, तो अब बीमारी खत्म हो गई, बोनस क्यों देना है, पहले की तरह काम करेंगे। लेकिन पहले वाली सिचुएशन में और अब वाली सिचुएशन में बड़ा डिफरेंस था। अगर एक बंदा जो है वो 100 रुपये में काम कर रहा है, उसको आदत है 100 रुपये के हिसाब से काम करने की, उसका खर्चा पानी घर बार जो है 200 रुपये के हिसाब से चल रहा है, दिन का 100 रुपये उसको मिल रहा है। आपने क्या कर दिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी जो सैलरी है, एक दिन के जो उसको पैसे मिलते हैं, वो आपने क्या कर दिया 250 रुपीज़ कर दिए, 250 रुपये कर दिया। अब वो 1 साल तक इस 250 रुपये के हिसाब से चल रहा है, दिन का उसको 250 रुपये मिल रहा है, उसका थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया था। और 1 साल के बाद थोड़ी हमेशा होता है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों में महंगाई होती जाती है, इस सिस्टम रहता है। अब आप जो है वो पहले 100 रुपये दे रहे थे, फिर 250 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। अब 1-1.5 साल के बाद आप दोबारा से 100 रुपये में आ रहे हो, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है ना। यहाँ पर भी वही हो गया था, बोनस वगैरह आपने हटा दिया, दोबारा सिंपल आप पैसे जो सैलरी वगैरह उस पर काम करवाना स्टार्ट कर रहे हो। अब वो पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, 1940-1980 वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ऑब्वियसली होता है इकोनॉमी डाउन हो गई थी सबकी, और यहाँ पे ऊपर से तुमने पहले बढ़ा के अब कम कर दिया, बोनस हटा दिया। यहाँ पे जब ये जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे चलो कोई बात नहीं बोनस हट गया, लेकिन हमें 50% जो हमारी सैलरी वेजेस हमें मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उसमें 50% का हाई कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिल के ऑनर थे वो बोल रहे नहीं 50% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 20% तक कर सकते हैं। तो ना ही ये मान रहे थे और ना ही ये मान रहे थे, दोनों साइड को कोई भी नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पे फिर से गांधी जी को अप्रोच करा जाता है। ये अनुसुईया बेन साराभाई की बात करें, और उनके भाई जो है अंबालाल साराभाई, ये भी जस्ट फॉरेन से आए थे यहाँ पे दोबारा से, वहाँ पे भी सोशल एक्टिविस्ट थे, इंडिया में आए थे। तो उनको कहा जाता है गांधी जी को बुलाओ, या गांधी जी को जाते मिलते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं अहमदाबाद में आओ, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। फिर गांधी जी यहाँ पे आते हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, इनसे नॉर्मली वही है जैसे पहले की तरह मीटिंग वगैरह की, एक टीम वगैरह बनाई, और प्रॉपर वे में टीम बनाने के बाद उनसे बात वगैरह करी, तो वो तो कहते हैं नहीं हमें करना वगैरह, नहीं मानते नहीं है वो। तो गांधी जी क्या करते हैं यहाँ पे, गांधी जी ना पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आए थे तो पूरा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, कैंपेन चलाने के बाद पूरा रिकॉर्ड तैयार किया था, फिर वो अंग्रेजों के सामने रखा था। अब यहाँ पे भी गांधी जी भी ऐसा तो नहीं कि जो जैसे लोकल वहाँ के लोग हैं कि 50% हाइक चाहिए, तो गांधी जी बोलेंगे ठीक है 50% हाइक दे दो, सही बोल रहे हैं। अब वो क्यों सक्सेसफुल हो पाते थे, वो एनालिसिस करते थे। अब जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने वहाँ पे लोगों से मिले, टीम बनाई, टीम को भेजा वहाँ पे, प्रॉपर एनालिसिस करा, और उसके बाद देखा कि नहीं 20% भी सही नहीं है और 50% भी सही नहीं है, सही जो है वो 35% तक जो है वो सही रहने वाला है। अब यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे गांधी जी ने मेन बताया था कि यहाँ के जो लोग थे ना, उनको नॉलेज नहीं है सही से।
तो इसलिए गांधी जी ने कई तरह के स्कूल भी यहाँ पे बनाए थे कि लोगों को अवेयर किया जाए, वो सब भी यहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर भी क्या गांधी जी का कि 20% भी चलेगा, 50 भी नहीं, 35% पे ठीक है, 35% मिलना चाहिए आप सभी को। गांधी जी ने से बात की, जो मिल के ऑनर थे वो अभी भी 35 नहीं मान रहे थे, वो कहते नहीं 20 ही देंगे, हमारे लिए 20 ही सही है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, कहते हैं कि अब नहीं करना कुछ, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे, आप क्या करो, आप इनके मिल वगैरह में जाना बंद कर दो, वहाँ पे जाना ही नहीं है, यहाँ पे काम पे तुम जाओ ही मत, थोड़े दिन वो अपने आप तुम ठिकाने पे आ जाएंगे, अपने आप सैलरी वगैरह बढ़ा देंगे। अब यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो मिल में जाना बंद कर देते हैं, गांधी जी के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो कितनी देर तक बैठेंगे। अब जो बंदा मेरे को बताओ खुद ही, जो डिमांड करेगी हमारी सैलरी में हाइक मतलब इंक्रीज़ की जाए सैलरी वगैरह, हमें वो चाहिए, हमें उसके हिसाब से अपना सर्कल चलाना है। अब उनको बोला जाए कि तुम बिल्कुल ही मत जाओ, जो तुम्हें मिल रही है तुम्हें वो भी नहीं मिल जाए, हमारे साथ में बैठ जाओ, वो ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते ना, उनकी भी तो गलती नहीं है, वो भी कहाँ से घर कहाँ से चलाएंगे वो भी, तो उनको भी उठना पड़ा। कुछ दिन तो ठीक था, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ वर्कर्स जो थे वो दोबारा से चल के मिल की तरफ कहने लगे चलो कोई बात नहीं मिल रहा है, इतना ही सही है, इतने में काम कर रहे थे, कुछ मिल तो रहा है वहाँ बैठने से अच्छा। फिर गांधी जी कहते हैं कि एक तो मैं तुम्हारे लिए मूवमेंट वगैरह चला रहा हूँ, तुम्हारे लिए दूसरे यहाँ पर आए, तुम लोग भी मेरे साथ में दे रहे हो। और गांधी जी यहाँ पर जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहले भूख हड़ताल करते हैं। तो पहले भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा इंडिया में कब करी गई थी, ये इस टाइम पे अहमदाबाद मिल मूवमेंट के टाइम पे। गांधी जी ने कहा कि मैं तब तक खाना नहीं खाने वाला जब तक तुम सारे मिलकर साथ में नहीं दोगे मेरे, अगर तुम सभी मेरे साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो हम आगे मूवमेंट कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट स्टार्ट करी जाती है, गांधी जी के द्वारा हंगर स्ट्राइक करी जाती है। अब जब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी तो कुछ 2 से 3 दिन तक गांधी जी ने कुछ खाया नहीं, और फिर सारे लोग जो गांधी जी के वापस जुड़ गए, तो उनको पता था कि गांधी जी वो बहुत बड़ी हस्ती है, ये वाला इनके साथ रहना पड़ेगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। सारे गांधी जी के जब जुड़ जाते हैं उसके बाद गांधी जी की पावर फिर से आ गई है, और फिर ये जो मिल उन्होंने ये भी समझ आते हैं कि नहीं गांधी जी से पंगा लेना ठीक नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे भी सिस्टम पता था और यहाँ पे भी 2-3 दिन अगर खाना नहीं खाया तो लोग वापस उनके साथ चले गए तो हमारा तो नुकसान ही तो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 35% वाली बाइक जो है वो बात मान लेते हैं, परसेंट वाली हाइक, और ये 35% हाइक पे ठप्पा लग जाता है कि हाँ तुम्हें 35% मिलने वाला है, यानी कि ये मूवमेंट भी सॉल्व हो गया। तो पहला मूवमेंट चंपारण भी गया, अहमदाबाद भी गया। आगे चलते हम खेड़ा मूवमेंट की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेड़ा कहाँ पर है, ये भी अहमदाबाद में है। अब यहाँ पे क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका भी 1918 का टाइम पीरियड है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी अहमदाबाद था, ये भी अहमदाबाद गुजरात था कि खेड़ा की बात करें वहाँ पे गाँव एक। अब यहाँ पे क्या था, प्लेग जैसी बीमारी, आपको बताया 1970 में प्लेग वाली बीमारी आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, सूखा भी पड़ चुका था, कॉलरा भी आ चुका था, कई तरह की बीमारी हो गई थी। खाली खेड़ा जगह की बात करें, यहीं पे 17,000 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके थे, 17,000 लोग खाली इस जगह में। आप समझ सकते हो कितना प्रॉपर उनको बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। और सूखा पड़ा हुआ था, फसलें तो वैसे ही ख़राब हो चुकी हैं, बीमारी अलग से चल रही थी, 1917 में बीमारी अलग से चल रही थी, हालांकि 1918 में जाकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता है। सूखा अलग से पड़ रहा था, कॉलरा अलग से आ गया हुआ था। अब सूखा पड़ गया तो फसलें ख़राब हैं, तो फसलें ख़राब है तो अंग्रेज़ों ने क्या करा हुआ था, अपनी एक टीम बनाई हुई थी एनालिसिस करने के लिए। वो टीम के एनालिसिस करने के लिए, और यहाँ की लैंड बड़ी फर्टाइल थी, बहुत सी लैंड थी वहाँ की, तो उन्होंने अपने तरीके से एनालिसिस किया और कहा कि नहीं यहाँ की खेती बड़ी सही होती है, यहाँ पे उपज बहुत सही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम टैक्स बढ़ा देते हैं। 23% का टैक्स बढ़ा दिया। एक तो पहले ही वहाँ पे डिजीज चल रही है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे फसल वगैरह उग नहीं रही है, और आपने क्या कर दिया, 23% का टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है, टैक्स ही बढ़ा दिया है। अब वहाँ का आदमी, जो आम आदमी वो क्या करेगा, तो रिवॉल्ट ही करेगा ना। तो ये मेन किसके खिलाफ था, टैक्सेस के अगेंस्ट रिवॉल्ट था। अब यहाँ पे लीडर, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे भी बिजी थे, ये वाला मूवमेंट भी चल रहा था, तो स्टार्टिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लीडर बना जाता है कि ये लीड करते हैं अपनी टीम वगैरह को। और अगर इस रिवॉल्ट की बात करें, ऑर्गेनाइज कौन करता है, गुजरात सभा के द्वारा इस जो रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज करा जाता है, और गांधी जी उसके लीडर रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही है, गांधी जी बात करते हैं टैक्सेस वगैरह के बारे में कि टैक्सेस तुम बढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें करना क्या, अब यहाँ पे क्योंकि भूख हड़ताल गांधी जी ने कर ली थी, ये भी सब कुछ कर लिया था, अब यहाँ पे करना क्या है, किस तरह से मनाना है, टैक्स बढ़ा दिया हुआ है। गांधी जी ने कहा कि तुम क्या करो, तुम वहाँ पे काम करना छोड़ दो वहाँ पे फिर से, यानी कि हम सत्याग्रह करेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे। आप जो भी टैक्स वगैरह देते हो आपने टैक्स देना ही नहीं है, मत दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहता है कि हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे, वो सारे अपने कब्जे में कर लेंगे, तो हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें मारेंगे, जेल में डालेंगे। गांधी जी कहते हैं कि आप सत्याग्रह है, अगर आप सच्चे हो ना, आप खड़े रहो, टेंशन मत लो, जो होगा ठीक होगा। अगर आप सच्चे हो तो खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला। पहली बार सत्याग्रह कब लॉन्च करेगा गांधी जी के द्वारा इंडिया में ये खेड़ा मूवमेंट के टाइम पे 1918 में, भूख हड़ताल इस मूवमेंट के टाइम पे, सत्याग्रह इस मूवमेंट के टाइम पे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अमीर लोग थे ना, जो किसान वगैरह थे, जमींदार की बात कर लो, उनके तो ठीक था, वो तो अमीर थे, वो तो पैसे दे रहे थे, वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन गरीब तो सभी कर रहे थे यहाँ पे। और फाइनली होता क्या है, सत्याग्रह की बात करें,
टैक्स जो है, जब गांधी जी इस तरह से खड़े रहते हैं, सत्य की आवाज़ उठा के रखते हैं, जब वो जेल में डालते हैं, ये है वो है, कोई चक्करियाँ करते जो मर्जी, हम लड़ते रहेंगे, तो सत्य की आगे जीत होती है। तो सत्य की यहाँ पे जीत होती है और फाइनली यहाँ पे जो अंग्रेज़ जो हैं गांधी जी के सामने कौन टिकेगा। तो यहाँ पर कहते हैं अंग्रेज़ जो हैं वो 2 साल तक का टैक्स माफ़ कर देते हैं और जो भी प्रॉपर्टी कब्जे में ली होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में टैक्स नहीं दे रहे थे ना, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ली होती है वो लोगों को वापस रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही टैक्स देंगे, जो गरीब है वो टैक्स नहीं दे पाएगा, और जो हम आपकी प्रॉपर्टी ली आपको वापस दोबारा से रिटर्न करते हैं और 2 साल का टैक्स माफ़ करते हैं। तो ये इतना जो स्टार्टिंग में जब गांधी जी ने आते हैं ये रिवॉल्ट्स लाए थे, उनके बारे में आज की वीडियो में आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करोगे। आज की वीडियो का हमारा टारगेट फिर से 3000 लाइक का है। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप विजिट कर सकते हो। jklatestinfo.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। डेली क्विज में अपडेट होते रहते हैं, कई तरह के मॉक टेस्ट हैं, आप जाके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री में सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और पॉजिटिव वाइब्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, पॉजिटिव वाइब्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।